वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन लेक्चर लेके। आज का ये जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले 9 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का, उसी को ध्यान में रखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की लेक्चर। जो आज का लेक्चर है उसका स्टार्ट करें इससे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन कल हमने क्या पढ़ा था उसका करवा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत की बल क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलाम है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी? E = kq/r²। उसी में हमने दो केस पढ़े थे। एक जब इनका सदिश रूप पढ़ा था तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप आया था E = kq/r²r3। यह था पॉजिटिव। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप आया था E = -kq/r²r3। ठीक है। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यदि दो आवेशित प्लेटें हैं उनके मध्य आवेश की गति। आवेशित प्लेटों के मध्य आवेश की गति किस प्रकार होती है? ठीक है। दो आवेशित प्लेटों के मध्य आवेश की गति। दो आवेशित प्लेटें हैं, उन आवेशित प्लेटों के मध्य जो आवेश की गति है वह किस प्रकार होती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले मैंने दो आवेशित प्लेटें ले ली। कैसी प्लेटें ली? बिल्कुल समांतर प्लेटें हैं। एक पर धनावेशित प्लेट है और जो दूसरी प्लेट है वह ऋणावेशित है। ठीक है ना। तो देखो ये दो प्लेटें, एक है धनावेशित, ठीक है, और जो दूसरी प्लेट है ये है आपकी ऋणावेशित प्लेट। इस पर क्या है? ऋणावेश। तो दोनों की दोनों प्लेटें समांतर हैं। जब विपरीत आवेश की दोनों प्लेटें समांतर होगी तो क्या होगा? इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है ना। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा क्या हो जाएगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या पढ़ाया मैंने? दो समांतर प्लेटें ली जिन पर एक पर धनावेश था और एक पर ऋणावेश था। अब दोनों प्लेटें समांतर रखी है तो इनके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह होगी आपकी धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? अब एक आवेश जो बाहर से इस जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, जो धनावेश से ऋणावेश की ओर इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस विद्युत क्षेत्र में एक बाहर से आवेश प्रवेश करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव आवेश यानी कि +Q आवेश है वह इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवा रहा हूँ। तो देखना आप क्या होता है। जो +Q आवेश था बाहर था, मैंने इसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवाया। जैसे ही मैंने इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवाया ना प्यारे बच्चों, तो इसे जाना कैसे था? जाना सीधा जाना था, ऐसे जाना था। लेकिन होता क्या है
कि ये जो अपना पाथ है उससे डाइवर्ट हो जाता है और ये किस प्रकार चला जाता है, तो ये आवेश इस प्रकार चला जाता है। इस प्रकार जाने का मतलब क्या है आपको पता है? इस प्रकार ही क्यों गया, ये सीधा क्यों नहीं गया? इसका रीजन बिल्कुल स्पष्ट है कि यह है धनावेश। धनावेश जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इससे ऋणावेश की ओर अट्रैक्ट होगा। भाई विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव आवेश है वह नेगेटिव आवेश वाली जो प्लेट है उसकी ओर आकर्षित हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये है और ये जो पॉजिटिव आवेश प्रवेश किया है ये भी नेगेटिव आवेश वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हो गया। तो धनावेश है उसकी भी दिशा यही हो गई और जो दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या है, अब मैं प्रवेश करवाऊंगा एक नेगेटिव आवेश, तो देखना कि क्या होता है। यहाँ पर मैं प्रवेश करवा रहा हूँ अब नेगेटिव आवेश, जो ऋणावेश। अब ऋणावेश को क्या चाहिए, ऋणावेश को चाहिए धनावेश, क्योंकि विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। तो ऋणावेश को जैसे ही मैंने इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवाया तो क्या हुआ कि ये जो ऋणावेश जाना इसे सीधा था, लेकिन क्या होता है कि यह धनावेश की वाली प्लेट की ओर डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि ये किस प्रकार हो जाएगा, ये इस प्रकार चला जाएगा। तो जो ऋणावेश है इसकी दिशा क्या होगी, अब ऋणावेश की दिशा तो ये है, देखो ये इस साइड जा रहा है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो फिक्स है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ है तो इन दोनों की दिशाएं क्या हो जाएगी, विपरीत। यानी कि ऋणावेश किस दिशा में गति करेगा, तो प्यारे बच्चों जो ऋणावेश है वह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में गति करेगा, और जो धनावेश है वह जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी में ही गति करेगा। समझ में आ गया। इसे आप कैसे कह सकते हो, इसी भी प्रकार कह सकते हो कि जो धनावेश पर बल है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। देखो धनावेश है वो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ठीक है। ऋणावेश पर जो बल है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यह है, लेकिन ऋणावेश पर बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी बड़ी आसान है, चीज़ें समझ में आ जाए तो बहुत आसान होता है लिखना। ठीक है, लिखो। चित्रानुसार दो आवेशित, दो समांतर प्लेटों को विपरीत आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इन प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया। अब आपको दो पॉइंट लिखने हैं। कौन से पॉइंट, जो मैंने आपको यहीं पर बताए थे। क्या पॉइंट बताए थे,
सबसे पहले मैंने बताया था कि जो धनावेश पर जो बल है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और जो ऋणावेश पर बल है वह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने हैं। यही दोनों पॉइंट लिखने हैं कि सबसे पहले क्या लिखोगे, धनावेशित धनावेश को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाने पर यह ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है। यह ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। और जो धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यहाँ पर एक और पॉइंट लगा दो, धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा भी बड़ा आसान पॉइंट है। क्या पॉइंट है दूसरा पॉइंट, कि इस बार हमने क्या करेंगे, ऋणावेशित आवेश को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाने पर यह धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है और ऋणावेश पर जो बल है विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके विपरीत दिशा में लगता है। यही लिखना है। लिखो, ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाने पर यह धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है। और क्या है, धनावेश, इस बार क्या प्रवेश करवाया आपने, ऋणावेश। तो ऋणावेश पर जो बल है वह किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। आई थिंक यहाँ तक आपको कंप्लीट की कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी हैं, ठीक है ना। यह जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी इस डायग्राम के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से समझ पा रहे हो। एक बार फिर से समझा देता हूँ, इसे ध्यान से समझो। यह तो आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे इसे देखकर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, दो आवेशित प्लेटों के मध्य आवेश की गति। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एक ले ली धनावेशित प्लेट, एक ले ली ऋणावेशित प्लेट। ये दोनों प्यारे बच्चों समांतर है। जब समांतर है तो इनके मध्य क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, ठीक है ना। जब इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, अब हम इस विद्युत क्षेत्र में क्या करेंगे, आवेश को प्रवेश करवाएंगे। फिर देखेंगे कि क्या होता है, आवेश किस ओर गति करता है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या किया, जो धनावेश है उसको इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाया।
जैसे ही हमने धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाया तो धनावेश को क्या चाहिए, आकर्षित होने के लिए ऋणावेश चाहिए। धनावेश है उसे जाना तो सीधा था, लेकिन यह क्या होता है कि ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है कि आकर्षण होता है। तो हमने देखा कि जो धनावेश की दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी धनावेश से ऋणावेश की ओर है, और ये जो आवेश है ये भी गति किस दिशा में कर रहा है, तो ऋणावेश की ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो धनावेश पर बल भी किस दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। फिर हमने क्या किया, एक ऋणावेश है उसको विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाया, तो क्या होता है, ऋणावेश को क्या चाहिए, धनावेश आकर्षित होने के लिए ऋणावेश को यदि धनावेश मिल जाएगा तो वह उस ओर आकर्षित होगा। तो ऋणावेश को जाना तो सीधा ही था, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही इसे विद्युत क्षेत्र में हमने प्रवेश करवाया तो यह धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गया। ठीक है ना, ये धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गया तो हमने देखा कि जो ऋणावेश की दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो धनावेश से ऋणावेश की ओर है, लेकिन ऋणावेश से वो धनावेश की ओर गति कर रहा है। दूसरा, जब ऋणावेश पर जो बल है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगता है। आई थिंक यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से और क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। यही सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे यदि ऋणावेश है, इसी के ऊपर पढ़ने वाले एक क्वेश्चन क्या होगा कि जो ऋणावेश है उसको प्लेटों के मध्य संतुलित अवस्था में यानी कि साम्य अवस्था में रखा जाता है, तो उस पर आवेश क्या होगा वो निकालना है। ठीक है ना, तो लिखो लिखो क्वेश्चन। यदि ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, साम्यावस्था, साम्यावस्था में रखा जाए तो उस पर आवेश का मान क्या होगा। ठीक है ना, इस पर क्या होता है कि हम जो ऋणावेश है उसको हमने जो विद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना दो प्लेटों के मध्य, उन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसमें साम्य अवस्था में रख दिया जाता है। साम्य अवस्था का मतलब कैसा होता है, साम्य अवस्था का मतलब होता है प्यारे बच्चों जो उस पर नेट बल है वह जीरो। ऐसे आप मैं साइड में आपको बता दूं कि जो साम्य अवस्था इसका मतलब है कि नेट जो बल है वह कितना हो जाएगा, नेट बल हो जाएगा शून्य। ठीक है ना, इसे कहते हैं साम्य अवस्था। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, दो प्लेटें लेती हैं। ठीक है ना, तो एक प्लेट ले लिए मैंने जो क्या है, धनावेशित है। ठीक है, और जो दूसरी प्लेट है वह क्या है, ऋणावेशित है। अब क्या है, दोनों प्लेटें समांतर हैं,
जब दोनों प्लेटें समांतर है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इनके मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है ना, जिसकी दिशा क्या होगी, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसकी दिशा है धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब क्या है, एक कण लिया जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है ना, ये मेरे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है। इस कण पर आवेश कितना है, आवेश है, आवेश देखो यदि ऋणावेश तो यहाँ इस कण पर आवेश है -q आवेश। ऋणावेश को विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था का मतलब है कि नेट बल 0 हो। अब ये जो कण है उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, किस दिशा में, नीचे की ओर, नीचे की ओर mg बल लगेगा, ठीक है। अब इसे संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर क्या बल लगेगा, तो ऊपर की ओर बल लगेगा QE। अब QE बोलते ही कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, हो रहे होंगे, मैं बताता हूँ QE आए कहाँ से। कल आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वही एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F इजिकल टू हो जाएगा QE, और यही QE है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वह है। और mg क्या है, mg नीचे की ओर है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है। तभी तो देखो ये जो कण है संतुलन अवस्था में है, इस पर जो नेट बल है वह 0 है, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आपको क्या लिखना है, चित्रानुसार कण का द्रव्यमान m है तथा उस पर आवेश -q है। इस कण पर गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, ठीक है ना, और QE बल ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, जो QE बल है वह ऊपर की ओर लग रहा है। जो कौन सा, किस कारण लग रहा है, यह इस विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। अब आगे लिखो, इससे कण संतुलन अवस्था में है तो इस पर नेट बल 0 होगा। नेट बल कितना होगा, 0 होगा। अब ये जो कण है जिसका द्रव्यमान m है, -q इस पर आवेश है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण नीचे की ओर mg बल लग रहा है। इसे संतुलित करने के लिए विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर QE बल लग रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि आप कहोगे सर ये ऊपर की ओर लगा कैसे बल, तो आपको पता है ऋणावेश है, कोई ऋणावेश की तरफ तो अट्रैक्ट होने वाला है नहीं, ऋणावेश है वो धनावेश की तरफ ही तो आकर्षित होगा, तभी तो ये ऊपर की ओर बल लग रहा है। ऐसे ही रीजन तो होता है हर चीज़ का कि यार ये ऊपर की ओर कैसे बल लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जो ऋणावेश है वह धनावेश की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए ऊपर की ओर बल लगेगा QE, और गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वह लगेगा mg। अब क्या है, निकाय है, ये जो कण है ये संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, इसका मतलब है ये दोनों के ऊपर जो QE और mg है वह बराबर हो जाएंगे, नेट बल क्या होगा, 0 होगा। तो नेट बल 0 होगा, तो आप लिख सकते हो कि QE इजिक्वल टू जो QE बल है mg को बराबर होगा, ठीक है। QE बराबर mg है
तो आपको क्या निकालना है, आवेश ही तो निकालना है, आवेश का मान। तो आवेश Q का मान क्या हो जाएगा, mg के अंदर E का भाग लगा दो। समझ में आ गई, आपको आवेश निकालना था और आवेश का मान आ गया mg बटा E। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कोई ऋणावेश। ऋणावेश को हमने विद्युत क्षेत्र के अंदर संतुलन की अवस्था में रख दिया। संतुलन की अवस्था में रख दिया तो उस पर आवेश का मान ज्ञात करना था। अब जब संतुलन की अवस्था में रखा तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ले ली धनावेशित प्लेट, एक ले ली ऋणावेशित प्लेट, इन दोनों को समांतर रख दिया। जैसे ही समांतर रखा तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश थी और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके अंदर हमने एक कण रखा जिसका द्रव्यमान था m और उस पर आवेश था -q। अब कण रखा है तो कण पर गुरुत्वीय क्षेत्र बल लगाएगा नीचे की ओर, उस कण को नीचे की ओर खींच। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल, जो आपका कल लेक्चर पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण उसी पर है। तो इसमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने दिए गए चित्र में बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु P पर हमें नेट जो विद्युत क्षेत्र है वह ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले दो आवेश दे रखा है। Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, और जो Q2 आवेश है, Q2 इसका मान कितना है, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, और P बिंदु है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वह है 5 सेंटीमीटर, और Q2 और P के बीच की दूरी है वह है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह होगी बाहर की ओर। तो प्लस का जो 2 माइक्रोकूलम आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर होगी, तो बाहर की ओर। ये जो बिंदु P है इसमें बाहर की ओर E1 वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, और जो Q2 आवेश है ये क्या है, ऋणावेश है। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, अंदर की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 का मान किस ओर हो जाएगा, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर का मान हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, अब आपको किस प्रकार निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है E1, फिर निकालेंगे E2, और P पर हमें जो निकालना होगा नेट आवेश, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो मान निकालेंगे तो E2 में से E1 को घटा देंगे, हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप E इज टू क्या होता है, E1 इज इक्वल टू KQ/R1 स्क्वायर। ठीक है, अब KQ की जगह क्या है, Q1 का मान है। Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो K का मान फिक्स है 9 × 10⁹ गुणा Q1 का मान दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ ये हो गया Q1 का मान। अपोन के अंदर क्या आएगा, R1 स्क्वायर। R1 का मान क्या है, तो देखो R1 का मान Q1 आवेश है वह बिंदु P से कितनी दूरी पर है, तो Q1 आवेश बिंदु P से 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² से गुणा, तो 10⁻⁻²। अब अपोन के अंदर क्या है, R स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर कर दूं। समझ में आया। दूरी मैंने 10 सेंटीमीटर क्यों ली, क्योंकि हमें निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो Q1 से P तक की दूरी है कितनी,
5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर की है। सेंटीमीटर को मीटर में बदला प्यारे बच्चों, तो मैंने 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे सोल्व करना है। नंबर को अलग कर दो, 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि माइनस का 6 और प्लस का 9 पावर कितनी हो जाएगी पॉजिटिव 3। 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 है, तो आएगा कितना 10 की पावर -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2। ठीक है, जो अपोन के अंदर है उसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो 18 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब 18 इंटू 10 की पावर 5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 180 इंटू 10 की पावर 4। ये है E1 का मान। ठीक है, अब E2 का मान निकालेंगे। E2 का मान निकालेंगे तो E2 का मान किस प्रकार निकालेंगे, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह है, मैंने आपको बताया था Q2 आवेश है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, माइनस का आवेश है तो इसकी दिशा है वह अंदर की ओर होगी। बाकी जब हम मान रखेंगे तो इस माइनस को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें आवेश का परिमाण लेना होता है। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो E2 इक्वल टू K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 का मान कितना है माइनस का 3 माइक्रोकूलम है, लेकिन हमें लेना क्या है 3 माइक्रोकूलम इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। इस बार दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, इस बार दूरी है वो 5 सेंटीमीटर ही होने वाली है। क्यों होने वाली 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालनी है, तो दूरी केवल 5 सेंटीमीटर की है। जो Q1 आवेश था उससे बिंदु P तक की दूरी कितनी थी 5 और 5 10 सेंटीमीटर की थी, लेकिन जो Q2 आवेश है उससे बिंदु P तक की दूरी केवल 5 सेंटीमीटर है। इसीलिए हमें इस बार दूरी केवल 5 सेंटीमीटर लेनी है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, ये लो। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 27 इंटू 10 की पावर 3 अपोन के अंदर क्या आएगा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 10 की पावर -4। अब 200, अब 10 की पावर 3 है तो 1 0 इधर लगा दो, यानी कि 270 इंटू 10 का होल स्क्वायर कर दूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि 25 का भाग में आसानी से लगा सकूं। अपोन के अंदर 25 है, जो 10 की पावर -4 है अपोन के अंदर, इसे ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा 10 की पावर +4। समझ में आ गया यहाँ तक। अब सोल्व करना है, केवल 25 का भाग लगाओ, इसके अंदर कितना आ जाता है 25 से कम 25 25 2 पॉइंट के अंदर जाएगा पूरा 25 से कम 25 2, फिर पॉइंट लगाओगे 0 लगाना पड़ेगा। फिर से करो, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी 10 की पावर 6 25 2 पॉइंट, फिर 25 × 200 तो 10.8 इंटू 10 की पावर 6। ऐसे डायरेक्ट भाग नहीं लगा पाते हो तो इधर साइड में लगा कर देख लेना। जैसे देखो 270 में 25 का भाग लगाया मैंने, तो सबसे पहले एक बार गया, कितने बार एक बार, तो 25 रहा कितना 2, ऊपर से 0 उतारोगे, 20 के अंदर 25 का जाता नहीं, इसीलिए भाग टूटेगा तो 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा दो, 1 0 और आ जाएगा, फिर 25 × 200 200 200 25 × 200 तो 8 10.8 आ रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट लगाने का प्रयास करो, जिससे क्या होगी कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, 10.8 इंटू 10 की पावर 6। अब क्या है कि जो 10 की पावर 6 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 की पावर 5 इंटू 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 और 1 पावर फिर से 6 आने वाली है। इस 10 को मैं इससे गुणा करवा देता हूँ,
तो कितना आ जाएगा 108 इंटू 10 की पावर 5, 108 इंटू 10 की पावर 5। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये किसका मान आया है? ये आया E2 का मान। हमें बिंदु P पर नेट जो विद्युत क्षेत्र है वह निकालना है। तो नेट विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे? नेट P पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E2 में से E1 को घटा दो, ठीक है। तो E2 है आपका E2 माइनस E1। E2 का मान कितना है? 108 इंटू 10 की पावर 5 माइनस E1 कितना है? E1 है 180 इंटू 10 की पावर 4 है। इसे ये भी तो लिख सकते हैं 18 इंटू 10 की पावर 5। तो इसे 18 इंटू 10 की पावर 5 लिख दो। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा ताकि E2 में से E1 है वह आसानी से घट जाएगा। 5 पावर है, इसके भी 5 पावर है, वो साइड में कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर मैंने तभी इसे सॉल्यूशन इसीलिए किया था ताकि घटाने में आसानी हो। लेकिन जब E2 का मान निकाला तो E2 का मान है वह, उसमें भी 10 की पावर 5 आ रही थी, तो मैंने इसकी भी 10 की पावर 5 ही ले ली ताकि 10 की पावर 5 कॉमन आ जाएगा और 108 में से 18 घटाना बड़ा आसान होता है। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 5 तो साइड में कॉमन आ ही जाएगी। 108 में से 18 घटाओ, कितने आते हैं? बहुत फास्ट तरीके से करो। 108 माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाता है 90, है ना, 90 हो जाता है ना, 90 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। यह आ जाएगा बिंदु P पर जो नेट विद्युत क्षेत्र है वह है। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें आपको इस न्यूमेरिकल की समझ में आ गई। एक बार फिर से धीरे धीरे रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें दिया क्या है। दिए गए चित्र में बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। जब P पर नेट विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे E1 कैसे निकालेंगे? Q1 आवेश के कारण जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र। तो Q1 आवेश के कारण जो बिंदु P पर है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह बाहर की ओर होती है, इसीलिए E1 बाहर की ओर कर दिया। E2 आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो माइनस आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? अंदर की तरफ। ये मैंने दोनों की दिशाएं लिख दी। हमें क्या निकालना है? E1 का मान तो KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से केवक का मान फिक्स होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान है 2 माइक्रो कूलम है। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, इसीलिए 10 की पावर -6 लिख दिया। और अपोन के अंदर जो दूरी है, दूरी कितनी होगी? Q1 आवेश का P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो Q1 का P तक की दूरी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। इसीलिए दूरी 10 सेंटीमीटर ले ली। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने सॉल्यूशन किया तो आपके आ गया 18 इंटू 10 की पावर 5। उसके बाद के अंदर E2 का मान कैसे निकालोगे? तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान निकालने के लिए हमने E2 = KQ2/R² किया। Q2 का मान दे रखा था -3 माइक्रो कूलम, लेकिन आवेश का क्या लेते हैं? परिमाण लेते हैं, इसीलिए +3 इंटू 10 की पावर -6 लगा दिया। इस बार दूरी कितनी होने वाली है? तो दूरी Q2 आवेश की P से केवल 5 सेंटीमीटर की दूरी है, इसीलिए 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करवा दिया, स्क्वायर करा। जैसे ही हमने सॉल्यूशन किया तो हमारे आया 108 इंटू 10 की पावर 5। अब हमें बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। जब E2 में से E1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ गया? 90 इंटू 10 की पावर 5। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई।